हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन के पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ को। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो आपका पेपर 3 है सीए फाउंडेशन का, उसको डिटेल में हम लोग कवर अप करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट और हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के लिए पॉसिबल है उन सबको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट को, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स कवर होते हैं, जो कि है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम। हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से रेशियो टॉपिक को। हमारे पास जो वीडियोस होंगी इस सीरीज के अंदर वो छोटी वीडियोस रहेंगी, ताकि आप उनको आराम से देखकर जल्दी कवर अप कर सकें। जो स्टार्टिंग की वीडियोस होंगी वो कॉन्सेप्ट और जो हमारे पास टर्म्स या फिर जो फॉर्मूलेज या फिर जो ट्रिक्स हैं उनकी होंगी। एंड जो आने वाली वीडियोस होंगी वो हमारे पास हर चैप्टर के लिए उनके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो होंगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को कवर अप करना आना चाहिए। हम लोग जो वीडियोस करेंगे वो क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे। जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है उनको एक वीडियो में रखा जाएगा, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको अलग वीडियो में रखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग आज के कॉन्सेप्ट पर। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लेना है दैट इज रेशियो। सो गिव द हेडिंग रेशियो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक है हमारा सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए मैथ्स के टर्म्स में। तो रेशियो होता क्या है पहले इसको समझते हैं, देन इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। अब रेशियो क्या है हमारे पास? रेशियो को जानने से पहले हमारे को क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा कि क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास। तो जो क्वांटिटीज है या फिर सिंपली जो क्वांटिटी है, जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हैं, जिस भी चीज को आप माप सकते हैं, उसको क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस हो गया, हम डिस्टेंस को माप सकते हैं। अब बात अलग है कि हम लोग अलग अलग यूनिट्स में माप सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को किलोमीटर की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, हम माइल्स की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, हम मीटर की टर्म्स में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर की टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो यूनिट जो मर्जी हो, बट अगर कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे वेट हो गया, वेट को आप केजी, मिलीग्राम, ग्राम इसमें मेजर कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड हो गया उसको आप लीटर, मिलीलीटर इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं अगर, तो हमारे पास अगर अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर मैं उनको सेम यूनिट में ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैं डिस्टेंस की ही बात करूँ, डिस्टेंस में अगर मेरे पास दो डिस्टेंस है बट दोनों सेम यूनिट्स में है, जैसे अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अगर हमारे पास ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और ये दो क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। अब सेम काइंड का मतलब, जैसे आप डिस्टेंस को वेट से मेजर नहीं कर सकते या फिर आप डिस्टेंस को आप लीटर वगैरह से मेजर नहीं कर सकते हो। तो अगर डिस्टेंस है तो वो जो हमारे पास जो ए और बी है वो दोनों ही डिस्टेंस ही होने चाहिए। अब इसमें सिर्फ सेम काइंड से काम नहीं चलेगा, सेम काइंड की होनी चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर डिस्टेंस की भी हम बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस में भी हम सेम काइंड की बात करिए, हमने डिस्टेंस ले लिया, बट डिस्टेंस में भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग अगर किलोमीटर को मेजर करवा रहे हैं किससे? सेंटीमीटर से। वहां पर जो यूनिट है, जो सब यूनिट है, वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसी दो क्वांटिटीज है मेरे पास ए और बी, जिनकी जो सेम काइंड की है या फिर जो सेम यूनिट्स की है, मतलब अगर डिस्टेंस है तो उसमें ए और बी दोनों किलोमीटर ही होने चाहिए या फिर ए और बी दोनों सेंटीमीटर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक किलोमीटर है और बी सेंटीमीटर है, तो उसके जो हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन को हम रेशियो के लिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटी है जो सेम काइंड की है या फिर सेम यूनिट की है, तो जो उनका रेशियो होगा, अब रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, उन दो क्वांटिटीज का जो डिवीजन होगा या जो उन दो क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग या तो A/B इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या तो A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है रेशियो। तो एक बार और समझते हैं हम लोग कि रेशियो का मतलब क्या है।
अगर दो क्वांटिटीज हैं तो उनका डिवीजन, वो रेशियो कब कहलाएगा? वो रेशियो तब कहलाएगा जब हमारे पास वो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट्स की हो, जब दोनों क्वांटिटी क्या हो? सेम यूनिट्स की हो। वरना उस डिवीजन को हम लोग रेशियो नहीं बोलेंगे, वो सिंपली एक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, आप उसको रेशियो नहीं बोलोगे। वो रेशियो कब बनेगा? जब वो दोनों क्या होंगे? सेम यूनिट के होंगे। तो ए और बी दो क्वांटिटीज के डिवीजन को हम लोग रेशियो कब बोलेंगे? जब वो दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी? सेम यूनिट में होंगी। और उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आइदर ए इज टू बी से और ए बाय बी से। अब इसमें जो ए है हमारे पास, ए को बोलते हैं हम लोग या तो फर्स्ट टर्म या ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। और जो बी है हमारा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इसको बोला जाता है सेकेंड टर्म या फिर कॉन्जिक्वेंट। तो याद रखना है, जो न्यूमरेटर है, जो फर्स्ट टर्म है, उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो सेकंड टर्म है, उसको कॉन्जिक्वेंट बोला जाता है। याद रखने के लिए हम लोग एक सिंपल सी ट्रिक देख सकते हैं कि रेशियो होता है ए बाय बी। तो ए पहली टर्म होती है, तो ए से एंटीसीडेंट, तो ऊपर वाला ए एंटीसीडेंट और जो दूसरा बच गया वो कॉन्जिक्वेंट हो गया। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एग्जांपल है मेरे पास 3:4, एक रेशियो है विच इज 3:4, इसमें एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट कौन है? तो आप आराम से बता सकते हैं इसके अंदर कि जो एंटीसीडेंट होगा दैट विल बी द न्यूमरेटर, जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 3, और जो कॉन्जिक्वेंट होगा दैट विल बी द सेकेंड टर्म यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि 4। तो ये सबसे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट का और रेशियो की डेफिनेशन का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलो अब बच्चे आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो के, जो एक फॉर्मूले की तरह भी समझ सकते हैं या फिर हम लोग डेफिनेशन की तरह भी समझ सकते हैं। सो गिव द हेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे दैट वुड बी इनवर्स रेशियो। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको डेफिनेशन फॉर्म में और फॉर्मूला फॉर्म में आपको याद रखनी है। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है हमारे पास कि सपोज करो कि आपके पास अगर ए और बी दो क्वांटिटी जो कि सेम यूनिट की हैं, उनका रेशियो है A:B, वो है हमारे पास A:B। तो इनवर्स रेशियो का मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है रेशियो में, आप उसको सेकंड टर्म बना देंगे और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना देंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इनवर्स रेशियो का मतलब है आपने गिवन रेशियो का रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना है। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है। तो अगर हमारे पास A:B कोई गिवन रेशियो है, तो जो इसका इनवर्स रेशियो बनेगा दैट वुड बी B:A, दैट वुड बी B:A। ठीक है, मतलब अब हमारा जो एंटीसीडेंट था वो कॉन्जिक्वेंट बन गया, जो कॉन्जिक्वेंट था वो एंटीसीडेंट बन गया। अगर मैं बोलूं कि गिवन रेशियो हमारे पास 3:4 है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, दैट वुड बी 4:3। तो अब जो एंटीसीडेंट है वो 4 है, कॉन्जिक्वेंट है वो 3 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास चीजें चेंज हो गई। तो इसको बोला जाता है बेटा इनवर्स रेशियो। सॉरी। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज इनवर्स रेशियो के बाद दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग याद रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं सिंपली कि डबल से नहीं समझना। डुप्लीकेट में हम लोग डबल समझेंगे तो गलत हो जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब है जैसे सपोज करो अगर कोई चीज है A
तो उसका दोबारा से डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट मतलब उसका उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसे 3 है, तो 3 का डुप्लीकेट मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो डुप्लीकेट का मतलब आप याद रख सकते हैं स्क्वायर से, कि आपको स्क्वायर कर देना है। तो अगर मेरे पास कोई रेशियो है A:B और मैं बात कर रहा हूं उसके डुप्लीकेट रेशियो की, तो वो हो जाएगा A² रेशियो B²। तो आपने एंटीसीडेंट और कॉन्जिक्वेंट दोनों का ही स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो जैसे हमारे पास 3:4 था और मैं इसका डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहा हूं, सॉरी, तो ये 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 9:60। ये आ जाएगा हमारे पास 9:16, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको रेशियो गिवन है उसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों की पावर 2 कर दीजिए, तो आपको गिवन रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिप्लीकेट रेशियो का। जैसे बेटा डुप्लीकेट में हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा था एक सेम नंबर को, उसी तरह से ट्रिप्लीकेट में हम लोग एक गिवन नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब आप समझ सकते हैं क्यूब से भी। तो डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर किया था, ट्रिप्लीकेट में हम लोग क्यूब करेंगे। तो अगर कोई गिवन रेशियो है A:B तो उसका जो ट्रिप्लीकेट रेशियो बनेगा, सॉरी स्टूडेंट्स मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए बार बार खांसी आ रही है, और इसी की वजह से जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो 26 तारीख से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, वो कल अपलोड नहीं हो पाई थी, तो प्लीज़ बियर विद इट। तो A:B अगर हमारे पास बेटा कोई गिवन रेशियो है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A³ B³, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे 3:4 अगर हमारे पास कोई गिवन रेशियो है तो और मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो करना है तो वो हो जाएगा 3 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब, तो यानी वो आ जाएगा हमारे पास 27:64, ठीक है। तो डुप्लीकेट में हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों का ही स्क्वायर करा और ट्रिप्लीकेट में हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों का ही हमने क्यूब करा। तो ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो और वो हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो प्लीज बेटा आप उसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ओके, जिन बच्चों का बेटा अगर नोट करना रह जाता है तो वो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करें और फिर आगे बढ़े। अब बेटा हमारे पास इसी चीज में कंटिन्यू होता हुआ फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। ये आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। हमने डुप्लीकेट रेशियो में पढ़ा कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। अब सब वर्ड आगे लग गया, सब डुप्लीकेट। तो आप याद रखो कि सब का मतलब सिर्फ ये है कि जो पावर है, पावर का आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। पावर का क्या कर देना है, आपने रेसिप्रोकल कर देना है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का नहीं। जो डुप्लीकेट में A² हुआ था यानी पावर जो 2 ही थी, अब उसका रेसिप्रोकल होके 2 की जगह 1/2 हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास A:B कोई गिवन रेशियो है और मैं इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं तो वो हो जाएगा A⁻1/2 रेशियो B⁻1/2। तो पावर का रेसिप्रोकल कर देना है हमारे को, ठीक है।
तो डुप्लीकेट रेशियो में ए स्क्वायर हो गया था कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट दोनों का, यहां पर भी आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी 2 की जगह। इस चीज को आप बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए रेशियो रूट बी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर किसी चीज का अंडर रूट हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम उसी चीज की पावर 1/2 कैलकुलेट कर रहे हैं। हम अगर जैसे x का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम x की पावर 1/2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 64 रेशियो 100 का हमारे को निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो हमें क्या करना है बच्चे, 64 की पावर 1/2 का रेशियो निकालना होगा 100 की पावर 1/2 के साथ। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 64 रेशियो अंडर रूट ऑफ 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां पर पावर 1/2 है, तो आपको 64 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो किसी की पावर 2 बने। तो 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जो पावर्स होती है ब्रैकेट के इधर उधर, वो आपस में एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रही होती है। इस चीज को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इंडिसेस वाला टॉपिक करेंगे। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 64 रेशियो 100 का जो सब डुप्लीकेट रेशियो है वो है 8 रेशियो 10। और यहाँ पर से अगर आप समझें तो 64 का अंडर रूट होता है 8 और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 8 रेशियो 10। अब यहाँ पर कुछ जो बच्चे ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपने आप में थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो एक गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या कर जाते हैं, वो ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं। कई बार ज़्यादा दिमाग लगाना भी आपको फंसा देता है। तो उससे बड़े सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को, छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलना है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का रूल यही है कि आपको दूसरों से कैसे बेटर होना है। जब आप दूसरों से बेटर होना सीख जाएंगे तो आप अपने आप ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब गलती कैसे करते हैं बच्चे, यहाँ पर सपोज करो एक ऑप्शन 8-10 तो है और एक ऑप्शन आपके पास -8 रेशियो -10 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह होगा बहुत ए एंड बी, या फिर सिर्फ ए ही आएगा आंसर। अब दिक्कत क्या आती है कि जैसे सपोज करो अंडर रूट 4 है, तो इसको कुछ बच्चे लिखते हैं +-2, कि अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है +-2, की भी +2 भी आ सकता है -2 भी आ सकता है। आपने 10 तक पढ़ा भी है ये, और जिन्होंने 11-12 में मैथ्स पढ़ा उन्होंने भी पढ़ा है आगे जाके ये। बट ये चीज गलत होती है। अंडर रूट ऑफ 4 सिर्फ और सिर्फ 2 के इक्वल होता है, वहां पर माइनस साइन नहीं आता है। आप थोड़े से परेशान हो रहे होगे, सर हम तो सारे टाइम स्कूल में हमने सॉल्व करा है और जब रूट हटाया तो हमने +- का साइन लगाया है। तो बेटा आप लोगों ने गलत नहीं करा, बट आप लोग थोड़ी सी चीज समझ नहीं पाए। आपने +- का साइन सिर्फ और सिर्फ तभी लगाया है जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। जैसे अगर x = √4 है, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो। जब आप √4 को 2 लिख रहे हो तो आप सिंपली इसको इवेल्युएट कर रहे हो। यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हो, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो फर्क है दोनों में। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास +-2 कुछ भी हो सकती है, बिकॉज +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। बट हमारे पास अगर मैं सिर्फ अंडर रूट 4 की बात करूं तो वो सिर्फ +2 रहेगा, -2 नहीं आएगा साथ में। तो याद रखो, अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो रूट हटेगा तो +- साइन कंपलसरी आएगा ही आएगा। बट अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये आपको याद रखना, छोटी सी बात। ठीक है बच्चे, तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ओके बच्चे, तो अब आते हैं बेटा हम लोग 5th कॉन्सेप्ट पर।
तो जो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है वो सब डुप्लीकेट रेशियो की तरह ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। तो जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो में जो पावर 2 ही थी उसका रेसिप्रोकल होके 1/2 हो गया था। अब सेम वे में हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, जो पावर 3 थी उसका रेसिप्रोकल होके 1/3 हो जाएगा। तो अगर ए रेशियो बी हमारे पास कोई गिवन रेशियो है तो इसका जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा दैट वुड बी ए रेस टू पावर 1/3 रेशियो बी रेस टू पावर 1/3। तो हमने जो क्यूब किया था अब उसकी जगह पर हम लोग क्यूब रूट कर देंगे, और क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर 1/3 करना। तो अगर हमारे को सपोज करो कैलकुलेट करना है 64 रेशियो 343 का क्यूब रूट, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे यानी पावर 1/3, और साथ में 343 की पावर भी फाइंड आउट करेंगे 1/3। अब 64 होता है 4 का क्यूब और 343 होता है 7 का क्यूब। तो बेटा आपके पास कैलकुलेटर तो होगा सीए फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर, बट आई विल सजेस्ट यू कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो और बेटर हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट 20 या 30 तक के आप स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने टिप्स पे रखें कि वहां पर आपको 7 × 7 करके चेक ना करना पड़े कैलकुलेटर पर कि वो 343 होता है। ये याद होगा तो ये कम 1 सेकंड से कम टाइम पर हो जाएगा, बट अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपको 2 या 3 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो वो टाइम बचाना है बेटा आपको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, पावर में हमने डिस्कस किया था अभी सब डुप्लीकेट रेशियो के अंदर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4:7। तो 64 रेशियो 343 का जब हमने सब ट्रिप्लीकेट रेशियो करा तो हमने एंटीसीडेंट और कॉन्जुगेंट दोनों की पावर 1/3 करी, जिससे हमारे को रिजल्ट मिला 4:7। देन बेटा इसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टाइप का रेशियो आता है दैट इज कंपाउंडेड रेशियो। दैट इज कंपाउंडेड रेशियो। अब कंपाउंडेड रेशियो को बड़े ध्यान से समझना कि काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। कंपाउंडेड रेशियो कहता है कि अगर ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, ये दो अलग अलग आपको रेशियो दे रखी है। ठीक है, एक है ए रेशियो बी और दूसरा है सी रेशियो बी। अब कई बार आप बच्चे से सोचते हैं कि सर जो ये दो अलग अलग रेशियो है कि दोनों भी जिसमें जो ए बी सी डी है वो सारी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चे आपको समझने की जरूरत है कि जब कोई चीज रेशियो में कन्वर्ट हो जाती है तो वो यूनिटलेस हो जाती है। जैसे अगर मैं 5 किलोमीटर को 3 किलोमीटर के साथ रेशियो करता हूं तो एक्चुअली में ये किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ रेशियो बचता है 5/3 का। एंटीसीडेंट 5 हो गया, कॉन्जिक्वेंट 3 हो गया। अब इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है, ये जस्ट 5/3 है। रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो चाहे ए बी और सी डी सारी की सारी सेम क्वांटिटी हो या ना हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो रेशियो में आ जाएंगी तो वो यूनिटलेस हो जाएंगी। हाँ, ए और बी को कंपलसरी सेम क्वांटिटी का होना पड़ेगा, सेम यूनिट का होना पड़ेगा। सी और डी को सेम क्वांटिटी का सेम यूनिट का होना पड़ेगा, तभी वो रेशियो बनेंगी। बट ए बी और सी डी सेम हो ये जरूरी नहीं है। सॉरी। तो अगर मैडम कंपाउंडेड रेशियो की बात करें तो जो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी दो अलग अलग रेशियो हमारे को दे रखे हैं, उनका कंपाउंडेड रेशियो बनता है आपने क्या करना है, पहले दोनों रेशियो के एंटीसीडेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों की फर्स्ट टर्म यानी कि ए इंटू सी, और उसका रेशियो आप फाइंड आउट करोगे दोनों के कॉन्जिक्वेंट के मल्टीप्लीकेशन से, यानी सेकेंड टर्म के मल्टीप्लीकेशन से। तो इसी तरह से अगर 2 की जगह 3 भी क्यों ना हो, जैसे अगर m रेशियो n, p रेशियो q और r रेशियो s
ये तीन हमारे को अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, और मुझे इनका कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन सब का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या आएगा कि आप सबके पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यानी m इंटू पी इंटू आर, और उसका रेशियो आप फाइंड आउट करो जो तीनों रेशियो की सेकेंड टर्म है उनके मल्टीप्लीकेशन के साथ, यानी n इंटू क्यू इंटू एस। तो ये बन गया इनका कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है बच्चे। इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ओके, अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या कहता है कि अभी तक हम लोग रेशियो में दो ही क्वांटिटी की बात कर रहे थे, ए और बी की। अब अगर हमारे पास ए बी सी हमारे पास सेम यूनिट की क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, सेम क्वांटिटीज हैं या फिर सेम यूनिट्स हैं उनकी हमारे पास, ठीक है। सेम क्वांटिटी मतलब ये नहीं कि भाई 5 किलोमीटर को आप 3 सेंटीमीटर से कर रहे हो, नहीं, उनकी यूनिट भी सेम है। किलोमीटर है तो किलोमीटर ही रहेगा, केजी है तो केजी ही रहेगा, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर ही रहेगा। तो अगर ए बी सी तीनों हमारे पास सेम यूनिट्स में है चीजें, तो इनका जो कॉन्टिन्यूड रेशियो होता है दैट इज गिवन बाय ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इन तीनों को अगर आप इकट्ठे रेशियो में ले लें तो ये बन जाता है हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी। और इसको हम लोग कई बार इस तरह से भी पढ़ देते हैं कि एक ए बाय बी है रेशियो और एक बी बाय सी है, इनको जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी बना देगा। बट वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एंड इसमें हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा, दैट इज commensurable and incommensurable रेशियो। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है इस टॉपिक के ऊपर, बट यस आपके पास डेफिनेशन ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसको पढ़ना हमारे को ज़रूर है। तो हमारे पास जो रेशियो है ए बाय बी का, जिसमें ए और बी दो क्वांटिटी हैं, अगर उसमें जो हमारे पास ए रेशियो बी में ये जो ए और बी दोनों ही अगर हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों ही ये जो ए और बी है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आप बोलोगे सर ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स का मतलब अगर आपने समझना है तो बड़ा सिंपली याद रखो कि इंटीजर्स का मतलब है हमारे पास 0, फिर +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3 एंड सो ऑन टिल +∞ एंड -∞। याद रखना है कि ना डेसिमल वाले नंबर आएंगे ना फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर नंबर कुछ भी आ सकते हैं। 0 भी आएगा, 1 -1 2 -2 3 -3, बट डेसिमल भी नहीं आएगा और फ्रैक्शन नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो इन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो अगर ऐसा कोई रेशियो है जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों ही इंटीजर है तो उनको हम बोलेंगे कमेंसुरेबल रेशियो। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं 3:4, 64:100, इसमें सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं, तो ये सारे रेशियो कमेंसुरेबल रेशियो थे। और इन कमेंसुरेबल में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ए रेशियो बी है उसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स मतलब जो आप सिंपली याद रखो जो रूट वाले नंबर हैं, √2, √3, √5 या फिर एक पाई है, ठीक है। ये सारे क्या है बेटा, एग्जांपल है किसके, इर्रेशनल नंबर के। √4 हमें पता है कि वो सॉल्व हो जाता है और 2 बन जाता है, तो वो एक इंटीजर कहलाएगा। तो √4 को आप इर्रेशनल नहीं बोलोगे बिकॉज वो सिंप्लीफाई होके इंटीजर बन जाता है। ऐसे ही √9 है तो √9 आपके पास सिंप्लीफाई होके 3 बन जाएगा, तो वो भी आप इर्रेशनल नहीं बोलोगे। इर्रेशनल नंबर्स को आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे डेसिमल के बाद जैसे 1.2 1 2 3 5 7 6 8 एंड सो ऑन चले जा रहा है, ना कुछ रिपीट हो रहा है ना कि खत्म हो रहा है, तो इनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। कुछ नंबर आपने बचपन में ऐसे भी पढ़े जैसे 3.444444 एंड सो ऑन चले जा रहा है, जिसको आप 3.4 बार लिखते हो। तो ऐसे जो नंबर होते हैं बेटा हमारे पास, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, ठीक है। बट जो ये वाले नंबर हो गए हमारे पास, या फिर जो ये वाले नंबर हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या फिर जो रूट वाले हैं, ये होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो जो रेशियो बनेगा उनका, चाहे वो सेम यूनिट के ही क्यों ना हो, ठीक है, पर जो रेशियो बनेगा उसको आप बोलोगे इनकमेंसुरेबल रेशियो, ठीक है। और अगर वो इरेशन की जगह पर इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनको बोला जाएगा कमेंसुरेबल रेशियो। तो बेटा इसी के साथ ही हमारे पास जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रेशियो के अंदर, जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है रेशियो, उसमें ये सिर्फ 8 ही टॉपिक्स है हमारे पास। बट जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें काफ़ी सारी आपको बेसिक मैथ्स की चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे, और किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जब हम लोग एक क्वेश्चन के एक टाइप को पकड़ लेंगे, तो उस टॉपिक से, उस टाइप से जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। यही हमारी बेटा क्लासेस की स्ट्रेटजी रहेगी कि पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस पर अटैक करना सीखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करने की हर बार जरूरत नहीं होती। कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है बट हर बार नहीं। तो वो आपको स्ट्रेटजी सीखनी की, कैसे वो स्ट्रेटजी आप या फिर ट्रिक सीख के आप मैक्सिमम स्कोर अपना लेकर आ सकते हो। एंड अगेन मैं सॉरी बोलूँगा कि बार बार खांसी आ रही थी, इसकी वजह से हो सकता है वीडियो में वॉइस का थोड़ा सा डिस्टर्बशन रहेगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अब वीडियो कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपके लिए अपलोड करते रहूँ। अभी स्टार्टिंग में मैं वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड ही अपलोड करूँगा, ताकि अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि इस फील्ड में मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि सीए फाउंडेशन में जो हमारा सीबीएसई वाला चैनल है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बट सीए की लाइन में अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं। तो एक बार जब हमारे पास एक अच्छा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लोग जो अपनी क्लासेस हैं वो डेली लाइव क्लासेस रखना शुरू कर देंगे, जिसमें आप लोग साथ साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में मैथ्स में कोई भी आपको डाउट आ रहा है सीए फाउंडेशन के लिए, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपके पास स्क्रीन पर, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके अपने इंडिविजुअल डाउट भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, आप फोटो क्लिक कीजिए, उसको मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे एक बार बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और आपने वीडियो देखी है मेरी, और वहाँ से आपको मेरे बारे में पता चला है, और फिर मैं आपके डाउट्स को आपको सॉल्व करके भेज दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। कई बार क्योंकि हम क्लासेस में बिजी होते हैं तो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, बट जब भी जैसे हमारे को टाइम मिलेगा आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको मैथ्स में बहुत तंग कर रहा है या फिर डिफिकल्ट लगता है, तो आप वो बता दीजिएगा, हम उसकी वीडियो आपके लिए पहले बना देंगे। वरना हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे, जिसमें हम लोग सीक्वेंस में या फिर सीरीज़ के अंदर ही एक एक चैप्टर को कवर अप करते चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। सीए फाउंडेशन के लिए बेटा आपको मैथ्स के पेपर से बिल्कुल टेंशन लेनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। अभी सारे आपकी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। अच्छे से पढ़िए, जो जो डाउट्स आ रहे हैं आपके वो बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। पेपर 3 के लिए जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है मैथ्स में, जिसकी वजह से कई बच्चों का रिजल्ट रुक जाता है, अब आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जैसे मैं आपको बताऊं, जिस तरह से बताऊं, उन बातों को फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग आराम से पेपर को क्लियर कर सकें। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।